और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग के भव्य समारोह की भी है। जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी का भव्य उत्सव जारी है। 3 मार्च तक चलने वाले इस शाही उत्सव में देश विदेश की जानी मानी हस्तियां शिरकत कर रही हैं। इस दौरान नीता अंबानी का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो भारत की कला संस्कृति से खुद के जुड़ाव की बात कर रही हैं। प्री वेडिंग सेरेमनी में मिट्टी की खुशबू और अंबानी परिवार की परंपरागत विरासत का भी जिक्र कर रही हैं। संस्कृति और परंपरा ये नींव है भारतीय सभ्यता की और इस प्राचीन और पवित्र भारत भूमि को मैं दिल से नमन करती हूँ। राजस्थान के पोखरण में भारत और जापान की सेनाएं साझा युद्धाभ्यास में जुटी हैं जिसे धर्म गार्जियन का नाम दिया गया है। ये एक्सरसाइज 9 मार्च तक चलेगी। सैन्य रणकौशल को परखने के साथ ही योग अभ्यास भी इस अभियान का अहम हिस्सा है। लिहाजा दोनों देशों के जवान सैन्य अभ्यास के दौरान योग करते भी दिखे। उन्होंने सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास किया। शिवरात्रि से पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर में महापर्व की शुरुआत हो गई है। इस दौरान 9 दिनों तक भगवान आशुतोष का दूल्हे की तरह श्रृंगार किया जाता है। उत्सव के दौरान भोलेनाथ के भक्त उनके अलग अलग स्वरूपों के दर्शन कर सकेंगे। आज महाकाल धाम में शेष नाग श्रृंगार की रस्में निभाई गयी। कल महाकाल का घटाटोप श्रृंगार होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक सरकारी स्कूल से बेहद भावुक तस्वीर सामने आई। यहाँ धनौर डीड मिडिल स्कूल में जब टीचर अनिल कुमार सिंह रिटायर हुए तो स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियाँ फूट फूट कर रोने लगी। टीचर काफी देर तक छात्राओं को समझाते दिखे और खुद भी भावुक हो गए। बलिया से एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया। यहाँ सड़क चौड़ी करने के लिए एक पेड़ को हटाया जा रहा था। पेड़ को रस्सी से बांधकर ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी से खींचा जा रहा था। तभी पेड़ दूसरी दिशा में एक घर पर गिर गया। इस दौरान 2 महिलाएं जख्मी हो गयीं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। प्रशासन ने पीड़ितों को पूरी मदद का भरोसा दिया है। हम लोग पूरी तरह संवेदनशील हैं तथा इसमें हम लोग नियमित रूप से देख भी रहे हैं कि जैसे हम लोग जितनी मदद आर्थिक मदद कर सकते हैं उतनी पूरी मदद हम लोग करेंगे। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है उससे दुगनी तेजी से ऑनलाइन ठग अपग्रेड हो रहे हैं और इसका फायदा उठाकर साइबर ठग भोले भाले लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। दिल्ली में एक छात्रा को सोशल मीडिया पर दोस्ती करना महंगा पड़ गया। गनीमत रही कि छात्रा के माता पिता को इस बारे में भनक लग गई और वो तुरंत पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस जांच में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं और आरोपी को उत्तराखंड से गिरफ्तार तक कर लिया गया। लिहाजा ऐसे सोशल मीडिया स्कैमर्स से खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। सोशल मीडिया का क्रेज लोगों में कितना है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये देखा भी जा सकता है कि आप क्या खा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, रो रहे हैं या हंस रहे हैं। यूजर्स हर बात को साझा करते रहते हैं। यानी आज के युग में सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आज की तारीख में शायद ही कोई होगा जो नहीं करता होगा। लेकिन जहां इसके कई फायदे हैं वहीं आए दिन कई अपराध भी देखने को मिल रहे हैं। अपराधी या जालसाज इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और उन्हीं अपराधों में से एक है व्हाट्सएप ब्लैकमेलिंग। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे ही शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने फेक आईडी से स्नैपचैट पर अपना प्रोफाइल बनाया था और इसी आईडी से एक स्कूली छात्रा से दोस्ती की और फिर उसके साथ ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलना शुरू किया। पुलिस के मुताबिक छात्रा समझ ही नहीं पाई कि वो साइबर ठग के चंगुल में फंसती जा रही है। फिर गेम के नाम पर आरोपी ने पीड़िता से उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें ले ली
दरअसल आरोपी गेम के नाम पर पीड़िता को डेयर दिखाने को कहता। पीड़िता उसके झांसे में आ गई और अपनी निजी तस्वीरें और वीडियो आरोपी के साथ शेयर कर दिए। इसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हुआ। आरोपी लड़की को ब्लैकमेल करने लगा, जिससे वो परेशान रहने लगी। जब इसकी जानकारी लड़की के घर वालों को हुई तो उन्होंने पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया। 20 फरवरी को पीड़ित लड़की के पिता दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले के साइबर थाने पहुंचे और शिकायत में कहा कि उनकी बेटी नाबालिग है और उसे कोई अनजान शख्स धमकी दे रहा है और डरा धमका कर ब्लैकमेल कर रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आरोपी ने लड़की की निजी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी दी है। पीड़ित लड़की के माता पिता ने ऑनलाइन क्लास की वजह से उसे स्मार्टफोन दे रखा था, लेकिन एक दिन बच्ची की मां ने जब अपनी बेटी के मोबाइल को देखा तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। उन्हें मोबाइल में स्नैपचैट प्रोफाइल में उनकी अपनी बेटी की न्यूड फोटो और वीडियो मिली। साउथ वेस्ट जिले के डीसीपी रोहित मीणा के अनुसार शिकायत मिलते ही दिल्ली पुलिस ने तुरंत इस मामले में पॉक्सो और 354D की धारा के तहत FIR दर्ज कर ली और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई। वहीं जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद को एक लड़की के रूप में पेश किया और उसके साथ चैट करना शुरू कर दिया था। दिल्ली पुलिस की टीम ने सबसे पहले आरोपी के सोशल मीडिया प्रोफाइल की तफ्तीश की। पुलिस की जांच में पता चला कि ये प्रोफाइल नकली आईडी पर बनाया गया है। इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल फुटप्रिंट के जरिए पता लगाया कि आरोपी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में है। 20 फरवरी को पुलिस ने उधम सिंह नगर में छापेमारी कर 27 साल के सुभान अली को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। पुलिस ने आरोपी के स्मार्टफोन को भी जब्त कर लिया है, जिससे वो स्नैपचैट की आईडी चलाया करता था। दिल्ली पुलिस आरोपी के मोबाइल की फोरेंसिक जांच करवा रही है ताकि ये पता लग सके कि सुभान ने दिल्ली की इस पीड़ित छात्रा के अलावा और किसी को ब्लैकमेल तो नहीं किया। सुभान अली ने जिस शातिराना तरीके से इस मासूम छात्रा को अपने जाल में फंसाया वह न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि डराने वाला भी है और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस अब उसके पूरे प्रोफाइल को खंगाल रही है। उसके मोबाइल को जब्त कर लिया गया है, उसकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है ताकि ये पता लग सके कि उसने अब तक कुल कितनी छात्राओं को अपना शिकार बनाया है। ऐसे में सवाल है कि भारत में अगर कोई वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करे तो क्या करना चाहिए। कानून में ऐसे कई प्रावधान हैं जिनके तहत वीडियो के साथ ब्लैकमेल करना दंडनीय अपराध माना गया है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप फोन पर किसी नए नंबर के कॉल को रिसीव करने से पहले उसका नाम देख सकेंगे। दरअसल भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने टेलीकॉम नेटवर्क में कॉल करने वाले शख्स का नाम फोन स्क्रीन पर दिखाने वाली सेवा शुरू करने की सिफारिश की है। इस सर्विस के शुरू होने पर आपके मोबाइल स्क्रीन पर नंबर के साथ कॉल करने वाले का असली नाम फ्लैश हो जाएगा। ग्राहक ने जिस नाम से मोबाइल कनेक्शन खरीदा है वही नाम दिखेगा। इसका मतलब है कि फर्जी कॉल्स पर लगाम लगेगी और असली कॉल करने वाले की पहचान हो जाएगी। अभी तक मोबाइल पर कॉल करने वाले शख्स का नाम लिखकर नहीं आता है, अभी सिर्फ नंबर दिखाई देता है। लेकिन कॉलर नेम प्रेजेंटेशन की सुविधा के बाद कॉल करने वाले हर शख्स का नाम लोगों के मोबाइल पर दिखाई देगा। ऐसे में लोगों को अनचाही कॉल से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। कुछ लोग इस झांसे में फंसकर ब्लैकमेलिंग का शिकार भी हुए हैं। लोग शर्म और इज्जत जाने के डर से केस भी दर्ज कराना नहीं चाहते, जबकि ऐसे मामलों में पुलिस के पास शिकायत करनी चाहिए। लिहाजा ऐसे ब्लैकमेलर से बचने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से मनीष चौरसिया और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस तरह के साइबर फ्रॉड पर क्या है कानून के जानकारों और साइबर एक्सपर्ट की राय, आइए सुनते हैं। ये अत्यंत चिंताजनक है क्योंकि नाबालिग बच्चे बच्चियां वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, उन्हें भरमाना बहुत आसान है। इस मामले में गंभीर अपराध के लिए आईटी एक्ट में धारा 67 जिसमें 5 से 7 साल की सजा है और आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है जिसमें 3 साल की सजा है। इसके अलावा अगर विक्टिम नाबालिग है जैसा कि इस केस में भी है तो उस पर पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं को लगाकर भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है या एक ही मुकदमे में अलग अलग प्रकार के अपराध होने पर 2 विभिन्न एक्ट में भी मुकदमे को दर्ज किया जा सकता है। पॉक्सो एक्ट बच्चों के यानी नाबालिगों के सेक्सुअल
एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए ही बनाया गया है, जिसके प्रोविजन बहुत स्ट्रिंजेंट हैं और इसमें जमानत आसानी से नहीं मिलती है। कल उत्तर प्रदेश में हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को आज 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने सिंदरी खाद कारखाने का लोकार्पण किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि उनकी सरकार देश को यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि सरकार की कोशिशों की वजह से बीते 10 साल में यूरिया का उत्पादन बढ़कर 310 लाख मीट्रिक टन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस दौरान मोदी करीब 7200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन लोकार्पण करेंगे। आज मोदी ने हुगली के आरामबाग में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संदेश खाली पर चुप्पी को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी तंज कसा। पश्चिम बंगाल दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा की। इस मुलाकात को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि हमने राजनीति से हटकर दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत की। कल यूपी में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से योगी की मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें और तेज हो गई हैं। योगी के मंत्रिमंडल विस्तार को चुनाव से पहले एनडीए सहयोगियों को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मौजूदा हालात में सुबह सभा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय माना जा रहा है। गुजरात सरकार का मंत्रिमंडल कल अयोध्या में रामलला का दर्शन करेगा। 25 सदस्यों का दल सुबह 11 बजे विशेष विमान से वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरेगा। रामलला के दर्शन पूजन के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनके साथी कल सरयू नदी पर टेंट सिटी का भी भ्रमण करेंगे और रामनगरी में आध्यात्मिक लाभ लेंगे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की बर्खास्तगी के बाद भी कांग्रेस का संकट खत्म नहीं हुआ है। बागी विधायक कानूनी लड़ाई पर अड़े हैं। वहीं विक्रमादित्य ने बागी विधायकों से मुलाकात की है और कांग्रेस के नेता किसी तरह सरकार बचाने की कोशिश में लगे हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस के कुनबे में सेंधमारी की कोशिश में जुटी हुई है। जब बजट पास करने की बारी आई, उन लोगों ने हमारी सरकार को, इन लोगों ने हमारी सरकार को चलाने की कोशिश की। तो ऑब्जर्वर के बोलने से क्या है, वो ऑब्जर्वर तो चाहते हैं ऐसा हो। अब लोग क्या चाहते हैं, क्या होगा? पार्टी की सरकार रहेगी, नहीं क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी 5 साल। वापिस तो तब आएंगे कि जब वो हिमाचल की बाउंड्री में आएंगे। वो तो पंचकुला के ललित होटल में बैठे हैं। I've always believed कि प्रदेश की आवाज को पूरी मजबूती से उठाया जाए, सही का समर्थन और गलत का विरोध हो। हिमाचल कांग्रेस में अभी भी अंदर खाने बगावत की आग सुलग रही है। कहा जा रहा है कि विधायकों की नाराजगी दूर नहीं हुई है और किसी भी वक्त सुक्खू सरकार को झटका दिया जा सकता है। यानी सुक्खू सरकार पर अभी भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन सोलन के धर्मपुर में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने 6 बागी विधायकों और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाग थे, उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया और 28 तारीख को बजट पास होना था। 28 तारीख को बजट पास होना था। 27 तारीख को स्पीकर के पास जाकर उन्हें धमकाया गया। और देखिए, जिन लोगों ने, जिन काले 6 नागों ने गद्दारी की, वो सड़क रास्ते से नहीं आए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह खुलकर अयोग्य करार दिए गए कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के समर्थन में आ गए हैं। विधानसभा से अयोग्य घोषित किए गए इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। हम तो चाहेंगे, हमारा तो सारा जीवन कांग्रेस में बीता, कांग्रेस से ही हम जुड़े हुए, हमारा परिवार कांग्रेस से हमने शुरुआत की, कांग्रेस की विचारधारा से हम संबंध रखते हैं। अब आज कल की स्थिति में क्या होता है, मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकती। तो डेफिनेटली जो क्राइसिस
हिमाचल प्रदेश में खड़ी हुई है, उससे हमको उनको आगाह करना है, उनको बताना है कि मैडम ऐसा ऐसा हुआ है और अब आप बोलें क्या करें। इस बीच विक्रमादित्य सिंह अचानक चंडीगढ़ पहुंचे और बागी विधायकों से भी मिले। सरकार से नाराजगी के बीच विक्रमादित्य ने भी कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में हाईकमान से बातचीत होने पर इस्तीफा वापस लेने की बात कही थी। वहीं बीजेपी की हिमाचल कांग्रेस की गतिविधियों पर पैनी नजर है, वो मौके की तलाश में है। अगर कांग्रेस के विधायकों में तोड़फोड़ होती है तो बीजेपी से भुना सकती है। सरकार बचाने के लिए इस प्रकार के प्रयास करना है, मैं समझता हूँ कि बहुत उचित नहीं लगते अध्यक्ष को। जब विपक्ष की ओर से हमने कहा कि फाइनेंशियल बिल पर हम मतदान चाहते हैं, हाउस एडजॉर्न कर दिया गया। बजट पारित जिस दिन होना था, विधानसभा के अंदर प्रस्ताव ला करके भारतीय जनता पार्टी के 15 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया गया, तब जाकर के बजट पारित हुआ। और कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को दिन में सपने देखने की आदत है और वो अपनी मंशा में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। राम जी तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख ही रहे हैं और टोटल अनैतिक काम करने में लगे हैं, धन बल का प्रयोग करके और ईडी सीडी सबको डराकर वो चाह रहे हैं किसी तरह से सरकार को गिराया जाए। पर ये हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश में जो है बाहर की जो राजनीति है, जो गंदी राजनीति है, उसमें ये सफल नहीं हो पाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से विधायकों का एक बड़ा गुट नाराज है। ऐसे में सरकार बचाना बड़ी चुनौती बनी हुई है। फिलहाल हिमाचल की ये लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बीजेपी बंगाल में ममता सरकार को लेकर हमलावर है। जहां एक तरफ टीएमसी के नेताओं पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संदेशखाली में दलित और आदिवासी महिलाओं के यौन शोषण और उत्पीड़न के आरोप। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की धरती से ही संदेशखाली को लेकर ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। जब संदेशखाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेशखाली की बहनों के साथ जो किया है, वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। और मैं कह सकता हूं कि राजा राम मोहन राय की आत्मा आज जहां भी होगी, इन लोगों के इन कारनामों के लेकर के अत्यंत दुखी हुई होगी। संदेशखाली पर बड़ी टकरार के बीच टीएमसी ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया है। टीएमसी ने कहा है कि बीजेपी की दाल यहां नहीं गलने वाली है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हालत बहुत खराब है। प्रधानमंत्री उसको उठाने का कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हर चुनाव में प्रधानमंत्री बार बार इस प्रांत में आते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस बार भी वो 3 सभा करेंगे, आज, कल और 6 तारीख को, उसका कोई असर नहीं होगा। वो सीट प्रधानमंत्री जीत नहीं पाएंगे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखी गई। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 73,819 का और निफ्टी ने 22,353 का ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि बाद में सेंसेक्स 1,245 अंक चढ़कर 73,745 पर बंद हुआ। इसके साथ ही निफ्टी 356 अंक बढ़कर 22,339 पर पहुंचा। इस दौरान सेंसेक्स के 23 शेयर्स में तेजी रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी के दामों में उछाल देखा गया। सोना 350 रुपए महंगा हो गया और अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 63,320 रुपए हो गई। इसके साथ ही चांदी भी 400 रुपए महंगी हो गई। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 74,500 रुपए हो गई। पिछली तिमाही में जीडीपी की बेहतर ग्रोथ के बाद अब सरकार ने जीएसटी से फरवरी 2024 में 1.68 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जो फरवरी 2023 के मुकाबले 12.5% ज्यादा है। हालांकि फरवरी 2024 का आंकड़ा जनवरी के मुकाबले 4,000 करोड़ रुपए कम है। जनवरी में सरकार ने जीएसटी से 1.72 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। मार्च महीने के पहले दिन ही गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो गई। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर शुक्रवार से 25.5 रुपए तक महंगा हो गया। दिल्ली में सिलेंडर का दाम 25.5 रुपए बढ़कर 1795 रुपए हो गया, जबकि कोलकाता में 24 रुपए का इजाफा हुआ। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में अभी ये 903 रुपए में मिल रहा है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। गाजियाबाद से आई एक अनूठी तस्वीर इसी बात की बानगी पेश कर रही है, जहां पढ़ाई लिखाई करने वाली 10वीं 12वीं की छात्राएं ऐसी बुजुर्ग महिलाओं को पढ़ा रही हैं जो शिक्षा से वंचित रही हैं, जिन्हें अब खुद के लिए पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिला है, ताकि वो भी दूसरी महिलाओं की तरह आत्मनिर्भरता की मिसाल बन सके। गाजियाबाद की सकरी सी गली में बुजुर्गों की पाठशाला लगी है, जहां पढ़ाई के बदले फीस नहीं ली जाती। ये सभी वो महिलाएं हैं जिन्हें बचपन में स्कूल जाना नसीब नहीं हुआ। अब इन सभी ने उम्र की इस दहलीज पर आकर भी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाया है। घर में एक बेटा है और एक बहू है, 3 पोती पोते हैं। भैया वो पढ़ने जहाँ हैं, हम नंबर आवे फोन आवे कहीं से कहूँगे भैया मिलाइए तो भग जा बाहर को ना मिलाते। भैया बड़ी खुशामद करूँ जब मिला मैं। अब हम पढ़े लिखे होते तो नंबर तो मिला ले मैं। वो बचपन में हम पढ़ नहीं पाए थे, जब शुरू में माँ बाप नहीं थे, तो इसलिए अब मौका मिला है तो अब पोती पोता 0 से लाके सब अंग्रेजी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। और हम इतना समझ नहीं है जो हम बच्चे की बातों समझ सकें, तो हम भी सोचते हैं कि अभी उम्र तो निकली नहीं है, अब भी हम बच्चों से कुछ सीख सकते हैं, तो इसलिए हम सीखना चाहते हैं कि हम किसी का मोहताज नहीं हो सकते। खास बात यह है कि इन्हें पढ़ाने वाली टीचरों में कुछ 10वीं और 12वीं की छात्राएं भी हैं, जो अपनी पढ़ाई के साथ इन्हें भी शिक्षित करना चाहती हैं। हाँ, इनकी मदद करने के लिए, इन्हें पढ़ाने के लिए। फिर सोचा कि कहीं जाएंगी, बैंक वगैरह जाते हैं तो फॉर्म नहीं भर पाते हैं, इसलिए हमने सोचा कि इनको थोड़ा नॉलेज दे दें ताकि फॉर्म वगैरह भर सकें। यूनिसेफ के साथ मिलकर इस नेक पहल की शुरुआत पहले शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए हुई, लेकिन फिर इस अभियान से बुजुर्ग महिलाओं को भी जोड़ दिया गया, ताकि समाज में ये महिलाएं सिर ऊंचा करके आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर सकें। जिंदगी की जिम्मेदारियों का बही खाता जब खत्म हो गया तो इन महिलाओं ने पढ़ाई की तरफ रुख किया। हाथों में कलम पकड़ ली, पेंसिल पकड़ ली और ठान लिया कि अब वो भी कुछ सीखेंगी, अपने पोती पोतों के साथ बैठेंगी तो उनको भी कुछ नया पढ़ाएंगी। यकीन मानिए कि ये अपनी किताब में कुछ नए शब्द नहीं लिख रही, बल्कि ये अपनी किस्मत को एक नया आकार देने की कोशिश कर रही हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे,
गाजियाबाद। आज बात होगी दिल्ली एनसीआर के बड़े इलाके नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लोगों को मिली खुशखबरी से। आपको बता दें कि नोएडा में फ्लैट बायर्स का बरसों से रजिस्ट्री के लिए चला आ रहा इंतजार अब खत्म होना शुरू हो गया है। नोएडा में फ्लैट्स की रजिस्ट्री शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत नोएडा के सेक्टर 77 में बनी एक्सप्रेस जेनिथ सोसाइटी में कैंप लगाकर की गई। इस दौरान एक्सप्रेस जेनिथ सोसाइटी के 50 बायर्स को उनके फ्लैट की रजिस्ट्री फाइल सौंपी गई, जिसके बाद घर मालिकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। फ्लैट बायर्स ने इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा। इस खास मौके पर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर मनोज कुमार सिंह मौजूद रहे। अधिकारियों के मुताबिक आने वाले समय में नोएडा में कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा फ्लैट की रजिस्ट्री करवाई जाएगी। नोएडा में फ्लैट की रजिस्ट्री होने का रास्ता अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशों को अमल में लाने के बाद खुला है। इसके तहत बिल्डर्स अथॉरिटी को बकाया धनराशि का 25% हिस्सा देने को तैयार हुए हैं, जिसके बाद अथॉरिटी की तरफ से फ्लैट बायर्स को सब लीज डॉक्यूमेंट देने का रास्ता खुला है। जानकारी के मुताबिक नोएडा में हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले 57 बिल्डर्स अथॉरिटी की तरफ से दिए गए रिलीफ पैकेज के लिए तैयार हो गए हैं। आज का कार्यक्रम एक तरह से प्रिपरेटरी विजिट है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम 7 और 10 के बीच यहाँ पे लगने वाला है, उसमें हजारों की संख्या में लोगों को रजिस्ट्री हैंडओवर की जाएगी। और आज तो ये एक देखने की थी कि क्या व्यवस्था है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के ये भी निर्देश हैं कि रजिस्ट्री करने में लोगों को सुविधा हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहली बार सब रजिस्ट्रार ऑफिस अपने ऑफिस को छोड़कर आया है और आपके जो हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पे उन्होंने अपना रजिस्ट्री का सेटअप यहाँ पे बनाया है और यहाँ सब ये रजिस्ट्री कर रहे हैं लोग। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और ये बहुत तेज होगा, बहुत एक्सेलरेट होगा। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा उसके बाद और तेजी से बिल्डर और बायर मोबिलाइज होंगे। और ये सरकार की सोच है कि अगले 3-4 महीने में ये सारे जो 3-4 लाख के आसपास रजिस्ट्री पेंडिंग है, इनका निस्तारण किया जाए। हमने 2019 में अपना घर खरीदा था, उसके बाद से हमने स्टैंप ड्यूटी पे कर रखी थी। अब आज से 5 साल बाद हमें अपना मालिकाना हक मिला है, तो हम बहुत खुश हैं कि फाइनली यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी जी ने जो भी ये लिया और ये पेंडिंग रजिस्ट्री का काम किया, उसके लिए हम बहुत बहुत खुश हैं और उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि फाइनली हम लोगों को अपना मालिकाना हक मिल गया। जब से हमने घर लिया था 2019 में, तब से हमें रजिस्ट्री का इंतजार था और सबसे पहली रजिस्ट्री हमारी ही हुई है। जब से रजिस्ट्री ओपन हुई है तो हम लोग बहुत चैन की नींद तो अभी है। गूगल ने प्ले स्टोर पर नियमों का उल्लंघन करने वाली ऐप्स को रिमूव करने की चेतावनी दी है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलें डिजिटल गली। गूगल ने प्ले स्टोर को लेकर कुछ कंपनियों को चेतावनी दी है। गूगल ने कहा कि कुछ कंपनियां प्ले स्टोर पर मौजूद अपने ऐप्स के लिए बिलिंग पॉलिसी का उल्लंघन कर रही हैं। इसके साथ ही गूगल ने नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को जल्द पॉलिसी के तहत काम करने को चेताया है और अगर कंपनियां ऐसा नहीं करती तो उन्हें प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया जाएगा। एप्पल अब अपनी एप्पल आईडी को रीब्रांड करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी एप्पल आईडी को अब एप्पल अकाउंट में बदलने जा रहा है और नया नाम इसी साल लागू किया जा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बदलाव को iOS 18 और macOS 15 की रिलीज के साथ पेश किया जाएगा। स्मार्टफोन मेकर कंपनी इन्फिनिक्स ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस लॉन्च कर दिया। इसमें कंपनी ने 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, जबकि लॉन्ग बैटरी लाइफ के लिए इसमें 6000 mAh की बैटरी दी गई है। इस नए हैंडसेट की शुरुआती कीमत 7000। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट में एक और भारतीय खिलाड़ी को मिल सकता है डेब्यू करने का मौका। खेल जगत से जुड़ी और खबरों को जानने के लिए आइए चलें खेल चक्कर। सैफ अंडर 16 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने भूटान को 7-0 से हरा दिया। भारत की ओर से अनुष्का कुमारी ने हैट्रिक गोल दागे। इसके अलावा पर्ल फर्नांडिस ने 2, जबकि श्वेता रानी और अन्विता ने 1-1 गोल किए। इस चैंपियनशिप में भारत, भूटान के अलावा नेपाल और बांग्लादेश भी शामिल हैं और टॉप 2 टीमों के बीच 10 मार्च को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। शनिवार से रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पहला मुकाबला मुंबई और तमिलनाडु के बीच, तो दूसरी मध्य प्रदेश और विदर्भ के बीच खेला जाएगा। खास बात है कि सेमीफाइनल मुकाबले में मुंबई की ओर से श्रेयस अय्यर खेलते नजर आएंगे, जिस पर मुंबई के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने खुशी जाहिर की है और कहा कि अय्यर के आने से टीम को मजबूती मिली है।
बीसीसीआई 29 मार्च से पुणे में मल्टी डे महिला टूर्नामेंट का आयोजन कराने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में क्षेत्र के हिसाब से कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य और नॉर्थ ईस्ट की टीम शामिल होंगी। खास बात है कि ये टूर्नामेंट सीधे क्वार्टर फाइनल से शुरू होगा। इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। धर्मशाला में 7 मार्च से शुरू हो रहे भारत इंग्लैंड सीरीज के 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में देवदत्त पड्डीकल डेब्यू कर सकते हैं। रजत पाटीदार इस सीरीज में आउट ऑफ फॉर्म दिखे हैं, जिसका फायदा पड्डीकल को मिल सकता है। सीरीज में टीम इंडिया पहले ही 3-1 की अजेय बढ़त हासिल कर चुकी है। पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी के 383 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 179 रन पर सिमट गई। दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 13 रन बना लिए हैं और उसकी 217 रन की लीड हो गई है। दिन का खेल खत्म होने तक उस्मान ख्वाजा ने 5 और नाइट वॉचमैन नेथन लायन 6 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं।